ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां शंकराचार्य पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। में कांग्रेस ने जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं खुद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पूरे विवाद पर अब से थोड़ी देर में प्रेस वार्ता करने वाले हैं। यूपी में शंकराचार्य पर घमासान जारी। अब से थोड़ी देर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यौन शोषण के आरोपों पर बोलेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य के समर्थन में यूपी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से मामले में दखल देने की मांग की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी लगातार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रही है। आरोप लगा है बाल शोषण का और इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच राजनीतिक घमासान भी तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतर रही है, पोस्टरबाजी कर रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार को सवालों में घेरे में लेते हुए यहां पीएम मोदी से दखल देने की मांग कर रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है वो शिकायतकर्ता खुद भी हिस्ट्री शीटर है और उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर। माघ मेले के दौरान स्नान को लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ था और यह विवाद बढ़ता चला जा रहा है और 27 के सियासी बिसात में अहम किरदार बनकर के उभरे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। समाजवादी पार्टी लगातार उनके समर्थन में बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस ने आज शंकराचार्य के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। लखनऊ में कांग्रेसियों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और राष्ट्रपति से भी न्याय की मांग की। एफआईआर की न्यायिक जांच करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राजनीति बंद करो। यूपी के लखनऊ की ये तस्वीरें, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता एफआईआर की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन करती हुई दिख रही है। लखनऊ के साथ साथ वाराणसी में भी कांग्रेस ने विरोध जताया है। वाराणसी में कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि वो शंकराचार्य के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। तो देखिए, लखनऊ हो या फिर वाराणसी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतरे और ये आरोप लगाया कि शंकराचार्य के खिलाफ साजिश की गई है, लिहाजा इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो आरोप लगाए गए हैं वो दुर्भावना से प्रेरित हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है और ऐसे में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई होने वाली है और अब से थोड़ी देर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद अभी से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उधर शंकराचार्य के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बड़ा और नया आरोप लगाया है। शंकराचार्य पर आशुतोष ब्रह्मचारी का नया आरोप है कि करीब 20 नाबालिग यौन शोषण के शिकार हुए हैं। शंकराचार्य के खिलाफ मेरे पास ठोस सबूत है, आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी दावा किया है। पुलिस अधिकारी के साथ साठगांठ के जो आरोप लगाए गए हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, उनको नकारा है और कहा है कि शंकराचार्य को सजा दिलाकर रहूंगा। बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, सारे साक्ष्य सामने लेके आएंगे। जो जो हमने अब तक बताया है, जो जो हमारे पास साक्ष्य है, जो इनके कुकर्म सीढ़ी जल्दी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में धारा 23 कहती है कि सार्वजनिक हम उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जो नाबालिग के साथ जुड़ी है, जो पीड़ित के साथ जुड़ी है, तो इसलिए हम सीढ़ी, हाँ, न्यायालय जिस दिन कहेगा बिल्कुल सार्वजनिक कर देंगे। हमारे पास में है बच्चे, हमारे संरक्षण में, उनके माँ बाप को भी हमने बुला लिया है और जिसके माँ है वो माँ को बुला, इसके बाप को बुला लिया। 20 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिसके साथ कुकर्म हुआ है। जिस अधिकारी ने मुझे जेल भेजा हो, जिस अधिकारी ने मेरे पे मुकदमा लगाया हो और जिस अधिकारी ने मुझे सुरक्षा माघ मेले में हटाई हो, जिस अधिकारी ने मुझे कुंभ में सुरक्षा ना दी हो, जिस अधिकारी होते हुए यदि मेरे संबंध होते तो मुझे दर दर भटकना पड़ता क्या? मेरा मुकदमा दर्ज हो जाता भटकू वाला
भटक वाला, जो कुकरम वाला, तो आप सीधा सीधा बताइए। और वह फोटो AI से द्वारा बनाया गया है, जिसकी हम तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी जांच करा ली जाए। और सीधा बात, जो मुकदमा हमें जेल भेजा था उस अधिकारी ने, उसमें हम बरी हो गए हैं, तो सहयोग करें, क्यों भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं। 9 साल बाद पीएम का इजराइल दौरा हो रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट की यह तस्वीर। भारत और इजराइल के संबंध और मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं साल दर साल, और इजराइल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और वहां की संसद में भी भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराया है और रोशनी से भारत का तिरंगा वहां पर बनाया गया है। इन सब के बीच पीएम लैंड कर चुके हैं। इजराइल की यह तस्वीर, पीएम का विमान एयरपोर्ट पर, और जैसी कि खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ आ सकते हैं, जैसी जानकारी मिल रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विमान धीरे धीरे वहां पर रेड कारपेट के पास पहुंचता हुआ। भारत और इजराइल, जिनकी साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है, रक्षा साझेदारी से लेकर के कूटनीतिक, सामरिक, हर तरह की साझेदारियां बेहतर हुई हैं। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इजराइल दौरा 2 दिन का, इजराइल के तेल अवीव से ये तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड कर चुका है। अब से कुछ ही पलों में पीएम इजराइल की धरती पर उतरेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ वहां के विपक्ष के नेता यार लैपिड ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का स्वागत किया है और वहां के सभी प्रमुख अखबारों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तस्वीरें छापी गई हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती डिप्लोमेसी और रक्षा संबंधों से कहीं इतर आगे बढ़ चुकी है और एक और नए अध्याय का आरंभ आज होने जा रहा है। पूरे सैनिक सम्मान के साथ पीएम का यहां स्वागत किया जाएगा। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। एआई से लेकर के ड्रोन की तकनीक तक भारत के हर कदम पर इजराइल का समर्थन रहा है और भारत का रक्षा प्रतिष्ठान काफी मजबूत हुआ है इजराइल के सहयोग से, क्योंकि इजराइल तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में माना जाता है। रक्षा उपकरणों के मामले में इजराइल के पास सबसे उन्नत तकनीक हासिल है और अब इजराइल न सिर्फ भारत को ये उन्नत तकनीक मुहैया करा रहा है, बेच रहा है, बल्कि साथ में मिलकर के उसका उत्पादन करने के लिए और साथ में और तकनीक को विकसित करने के लिए को प्रोड्यूस और साथ साथ को डेवलप करने की बात जो इजराइल की ओर से कही जा रही है, ये काफी अहम हो जाता है और ये परस्पर भरोसे को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी जो बेहतरीन ताल्लुकात हैं, निजी जो दोस्ती है, इसका भी असर भारत और इजराइल के संबंधों पर काफी सकारात्मक पड़ा है। तेल अवीव से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आयरन डोम जैसा जो मजबूत कवच इजराइल में है, क्या भारत अपने लिए आयरन डोम ले सकता है? क्या यह समझौता भी हो सकता है? भारत के पास पहले ही रशिया के मदद से S-400 जैसा जबरदस्त डिफेंस सिस्टम मौजूद है और ऐसे में अगर आयरन डोम भी मिलता है तो भारत के जो आसमान की तमाम चुनौतियां हैं वो मजबूती से उन्हें एड्रेस किया जा सकता है। 2017 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा इजराइल दौरा है और इसके बाद दुनिया में काफी कुछ बदल चुका है। महामारी के बाद की दुनिया बदल चुकी है। उसके बाद कई जगह युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। वहीं इन सब के बीच इजराइल ने खुद भी हमास और हिजबुल्लाह के साथ एक बड़ी और थकाऊ लड़ाई लड़ी है। ईरान के साथ इजराइल के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका ने वेस्ट एशिया में घेराबंदी की हुई है ईरान की और ऐसे समय में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा काफी अहम माना जा सकता है। अब से कुछ पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हुए नजर आ सकते हैं। 9 साल बाद भारत के पीएम का इजराइल दौरा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और इजराइल के बीच जो रक्षा साझेदारी है उसमें एक नया अध्याय जुड़ा था और भारत ने जो पाकिस्तान के ठिकानों को बड़ी आसानी से निशाना बनाया था। इसमें माना जाता है कि इजराइल की ओर से जो तकनीक मिली हुई थी उसका अहम रोल रहा था। दुनिया में एक नया हेक्सागन और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल उतरने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा होने जा रहा है अभी दुनिया में मची हुई उथल पुथल के लिहाज से कितना अहम इसे कहा जा सकता है? बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री मोदी का ये 9 साल बाद इजराइल का दौरा हो रहा है और ऐसे समय में हो रहा है जब हम लोग देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में किस तरह के हालात बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में बिल्कुल जंग जैसे हालात बने हुए हैं, बादल मंडरा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल ठीक कहा आपने, इजराइल ने बहुत मदद की थी, जो उनके हारती और हारूफ जो उनके ड्रोन थे। नीरज, हमारे साथ यरूशलेम से हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़ चुके हैं। विशाल, किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर सकते हैं, किस तरह की तैयारी, किस तरह का जोश वहां देखने को मिल रहा है इजराइल में, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए चंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इस वक्त इजराइल पहुंच चुका है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे इस जगह पर पहुंचेंगे जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर थोड़ी देर में जो भारतीय समुदाय के कुछ लोग हैं उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से कुछ यहाँ पर जरूरी कदम उठाए गए हैं, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे भारतीय समुदाय के लोग हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे, जहां पर सबकी नजरें उनके इस भाषण पर होंगी कि आखिरकार इजराइल से वो क्या कुछ कहते हैं, खासतौर पर पश्चिम एशिया को लेकर और इजराइल के साथ भारत के संबंधों को और आगे ले जाने का जो रोड मैप होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उनके द्वारा इजरायली संसद में सामने आएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों सांसद यहां पर इजरायली संसद में मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। चंदन, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संबोधित करेंगे और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से पीएम का विमान वहां पहुंच चुका है और रेड कारपेट भी तैयार है। और इन सब के बीच जो अहम समझौते प्रस्तावित हैं, जिनके बारे में जानकारी है विशाल, या फिर जिनके बारे में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच इस दौरे पर संबंध उन समझौतों को फाइनलाइज किया जा सकता है? देखिए चंदन, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण इसके पहलू हैं। पहला, रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है। हालांकि भारत और इजराइल लंबे समय से ही एक दूसरे के साथ रक्षा के क्षेत्र में डील करते रहे हैं, तो इस बात की संभावना थोड़ी कम होगी कि औपचारिक तौर पर इस मामले में कोई घोषणा हो। लेकिन दोनों पक्ष अपने जो तमाम रक्षा क्षेत्र के सौदे हैं, समझौते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनकी प्रगति की रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर भी दोनों नेता चर्चा करेंगे। सुरक्षा को लेकर कैसे सहयोग किया जाए, इस पर कुछ समझौते होने की उम्मीद है। एआई सेक्टर में दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौरे पर टेक्नोलॉजी के सेक्टर को लेकर भी कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। डिफेंस सेक्टर में जिनके ऊपर चर्चा होने की संभावना है उसमें आयरन डोम की तकनीक कैसे भारत में डेवलप की जाए, उसको लेकर दोनों नेता चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत और इजराइल दोनों के बीच में एग्रीकल्चर और जल संरक्षण और उसके सही तरीके से प्रयोग को लेकर भी लगातार काम चलता रहता है साल 2017 से, उसको और आगे बढ़ाने पर दोनों नेता यहां पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिप्लोमेसी के अंदाज में देखें तो यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि इस समय अमेरिका ईरान के बीच तनाव है और इजराइल ईरान के बीच तनाव है। अमेरिका इजराइल एक साथ खड़े हैं। पश्चिम एशिया के देश लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि तनाव किसी तरह से कम हो। अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई जो कि बेनतीजा रही है। कल एक बार फिर से बातचीत होनी है और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल पहुंच रहे हैं वो क्या संदेश देते हैं। पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। उन्होंने ओमान की यात्रा की थी, जॉर्डन की यात्रा की थी, सऊदी अरब की यात्रा की थी,
यूएई के प्रेसिडेंट थोड़े दिन पहले नई दिल्ली पहुंचे थे, जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस वक्त भारत एक ऐसा देश उभरा है इस पश्चिम एशिया में जहां पर यह कहा जा सकता है कि एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर वेस्ट एशिया के देश भारत को स्वीकार कर रहे हैं। तो इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को तैयार है। रणनीतिक साझेदारी को अगला लेवल यहां से मिल सकता है पीएम मोदी के इस दौरे से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है चंदन, भारत अभी भी अपने उस सिद्धांत पर कायम है जो लंबे समय से चला आ रहा है, दो राष्ट्र सॉल्यूशन, दो राष्ट्र का जो सिद्धांत है इजराइल और फिलिस्तीन, भारत उस पर केंद्रित है और अपने सिद्धांत के साथ साथ ही वो इजराइल के साथ दोस्ती आगे बढ़ा रहा है। यानी भारत अपने हित को, अपने सिद्धांतों को, अपनी विदेश नीति को आगे रखकर ही इस वक्त कदम उठा रहा है। और यह दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसी दिशा में, नेतन्याहू से मुलाकात होगी, पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और यह दिखा रहा है कि भारत अपने हितों को आगे रखकर ही तमाम देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। पहले यह होता था कि कहीं जो मिडिल ईस्ट के देश है यानी पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो नाराज ना हो जाए इजराइल के साथ संबंध को रखने के कारण। यही वजह है कि साल 2017 तक भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं पहुंचा था, लेकिन साल 2017 में नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल के दौरे पर पहुंचे और उसी समय भारत और इजराइल के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। और इस बार अब उम्मीद जताई जा रही है 2017 के बाद 2026 में 9 साल का वक्त बीता है, प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार आ रहे हैं, तो नए ऐलान होंगे, दोस्ती की नई इबारत यहां से लिखी जाएगी। नेतन्याहू को इस वक्त ये जरूरी था, एक संदेश वो दुनिया को दे, क्योंकि इजराइल को लेकर बहुत सारे देश अलग थलग करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब इजराइल आ रहे हैं तो एक तरह से देखा जाए नेतन्याहू के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा उनकी डोमेस्टिक, अगर हम ऑडियंस को देखें, क्योंकि लगातार इजराइल युद्ध में रहा, हमास के साथ में, ईरान के साथ युद्ध में रहा, हिजबुल्लाह के साथ इजराइल युद्ध में रहा लेबनान में। तो ऐसी स्थिति में 2023 से जो अब तक तनाव बना हुआ है उन सब के बीच में अगर हम देखें प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंच रहे हैं, यह काफी रणनीतिक दौरा माना जाएगा। बिल्कुल रणनीतिक दौरा माना जाएगा और किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हुए नजर आ सकते हैं। विशाल, हम बिल्कुल क्लोज फ्रेम में हम दिखा रहे हैं किस तरह से विमान पर फोकस है कैमरे की नजर। और खबर यह भी आई थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद अपनी पत्नी के साथ स्वागत करने के लिए जा सकते हैं। वो पहुंच पाए या नहीं ये तो हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए एक और समझौते, हेक्सागन समझौते की बात भी कही जा रही है कि एक बड़ा अलायंस बनने जा रहा है, क्योंकि दुनिया रीशेप हो रही है, नए सिरे से वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है, नए सिरे से दोस्त बन रहे हैं, जो दोस्त थे वो भी अब जो है दूसरे खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये हेक्सागन समझौता कौन सा है और इसमें कौन कौन से अहम देश हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं विशाल जिनको कहीं ना कहीं इस समझौते से भारत कंट्रोल कर सकता है या यूं कहें कि उनका जवाब दे सकता है? देखिए चंदन, ये बहुत ही हमें कह सकते हैं कि एक ऐसा अलायंस होगा, अगर इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद होती है तो एक बहुत ही रणनीतिक अलायंस इसे कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से टर्की पाकिस्तान के करीब जा रहा है, चीन पाकिस्तान की मदद लगातार कर रहा है और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा से, अगर हम उसकी स्थितियों को देखें तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ साजिशें करता है, कट्टरता फैलाने की कोशिश करता है, सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से की जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो बदला हुआ समीकरण है, इस समय इजराइल तमाम चीजों से जूझ रहा है, कट्टरता से जूझ रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल के इस वक्त साथ नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि हेक्सागन जो अलायंस होगा वो अपने आप में एक ऐसा अलायंस होगा जो कट्टरता से निपटने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात उसमें की जाएगी। और हालांकि उसका पूरा रूपरेखा क्या होगा उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें ग्रीस, भारत, इजराइल, इसके अलावा पश्चिम एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देश इसके हिस्सा हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। इजरायली मीडिया इसको लगातार रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ना तो भारत की तरफ से और ना ही इजराइल की तरफ से इस पर कोई घोषणा की गई है। लेकिन हेक्सागन अलायंस अगर होता है तो अपने आप में एक ये रणनीतिक तौर पर भारत और इजराइल दोनों के लिए महत्वपूर्ण अलायंस होगा, लेकिन इसकी डिटेल्स के लिए अभी हमें और इंतजार करना होगा। और इसके साथ ही साथ क्योंकि तकनीक के क्षेत्र में इजराइल ने काफी अच्छा काम किया है, तकनीक के सेक्टर में भी भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही साथ क्योंकि जो डिफेंस का सेक्टर है चंदन, जिसकी आपने बात की, अभी तक प्रोडक्शन को लेकर ये होता था कि भारत में वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस बार ये घोषणा संभव है कि भारत में उत्पादन हो सके। जो डील होगी उसमें एक ये भी संभावना जताई जा रही है कि इसको लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 9 साल बाद एक बार फिर
इजराइल में मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मुलाकातें कई दौर की हो चुकी है, दोनों नेता लगातार फोन पर बातचीत करते रहे हैं। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने आतंकी हमला किया था इजराइल में, उस समय नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और आतंकी हमले की निंदा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और माना जाए तो जो भारत की इजराइल मामले में विदेश नीति रही साल 2014 के बाद से, उसमें एक ये नए मोड़ के तौर पर देखा गया था कि भारत ने खुलकर हमले की निंदा की थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाए कि जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, गाजा में मानवीय सहायता की विशाल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं और जो मिलिट्री बैंड है वो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए धुन बजाना शुरू कर चुका है। और पर्सनलाइज्ड टच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ रेड कारपेट पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी पल प्लेन का दरवाजा खुलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर 9 साल बाद उतरने जा रहे हैं। अहम साझेदारी, मजबूत संबंध नेताओं के बीच आपसी विश्वास को भी दिखाता है और प्लेन का दरवाजा खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो कि अब प्रधानमंत्री यहां से उतरने वाले हैं और जैसा कि तस्वीरों में हमने दिखाया, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। मोदी और नेतन्याहू की जो दोस्ती है वो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करती है। हालांकि भारत की ओर से पिछले कुछ वर्षों में इजराइल के साथ संबंध काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी और नेतन्याहू की आपसी जो केमिस्ट्री है इसने इसमें अहम रोल निभाया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। अगर मोदी और नेतन्याहू की पर्सनल दोस्ती की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इसने अहम भूमिका निभाई है भारत और इजराइल के संबंधों को और बेहतर करने में। बिल्कुल आपने सही कहा चंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो उनकी दोस्ती है, वो अपने आप में भारत और इजराइल के संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत पर्याप्त मानी जा रही है कि कैसे दोनों नेताओं ने साथ मिलकर तमाम मुद्दों पर काम किया। एक दूसरे के सुख दुख में दोनों देश शामिल हुए। आपको याद होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए जब दोनों नेताओं ने आपस में फोन पर बातचीत की, इसके अलावा मुलाकात भी की थी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें हमने साल 2017 में देखी थी जब इजराइल में बीच के किनारे दोनों नेता एक साथ वॉक कर रहे थे, कहा यह जा रहा था कि उस समय ये भारत और इजराइल के विशाल हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विमान से निकल आए हैं और मिलिट्री बैंड के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। सिंगल साहब आपको रोकना चाहेंगे, ये हम दृश्य और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इजराइल और विमान से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की यह तस्वीर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। नौ साल बाद इजराइल की धरती पर पहुंचे और बेंजामिन नेतन्याहू ने गले लगा करके पीएम मोदी का स्वागत किया है। और जिस पर्सनल केमिस्ट्री की अभी बात की जा रही थी वो पर्सनल केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मजबूत दोस्ती दोनों देशों के संबंधों को और भी ठोस बनाती है। कूटनीति में जो निजी संबंध होते हैं उनका अहम रोल होता है और भारत और इजराइल के बीच जो रिश्ते और भरोसा पिछले कुछ समय में और मजबूत हुए हैं उसका क्रेडिट मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती को भी दिया जा सकता है। तकनीक के क्षेत्र में काफी अहम सहयोग बढ़ा है।
रक्षा क्षेत्र में इजराइल एक अहम साझीदार बनकर के उभरा है और इजराइल जैसा तकनीक के क्षेत्र में उन्नत देश अगर भारत का रक्षा साझीदार बनता है तो यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेतन्याहू यहां पर अपने अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात करा रहे हैं। विशाल, ओवर टू यू, यहां मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, देखिए चंदन, बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त खुद पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस कदर भारत का सम्मान इजराइल में किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री खुद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। रेड कारपेट वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर किया जा रहा है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ जो अब से थोड़ी देर बाद बैठक होनी है, उस बैठक की तस्वीर भी सामने आएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यहां पहुंचेंगे जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों को मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दोनों नेताओं के बीच जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो गर्मजोशी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तस्वीरें होंगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आए थे, उस समय दोस्ती का नया अध्याय लिखा गया था भारत और इजराइल के बीच। साल 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया था। उस समय हमने देखा था कि किस तरह से भारत के लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया था और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू कई मौकों पर आपस में बातचीत करते रहे, एक दूसरे से तमाम। आपको रोकना चाहेंगे, राष्ट्रगान बज रहा है। तो दोनों देशों के राष्ट्रगान यहां पर बजाए गए हैं। विशाल, अपनी बात आप पूरी करें। यहां पर अब औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और अब यहां पर बिजनेस टाइम है, यानी कि आगे भारत और इजराइल के संबंधों को और मजबूत करने के लिए समझौतों का समय आ चुका है। बिल्कुल चंदन, आपने ठीक कहा। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर ही एक
संक्षिप्त मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना होंगे। सीधे ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहाँ का वो स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलकर सीधे पहुंचने वाले हैं और भारतीय समुदाय के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो पीएम मोदी का स्वागत भी करेंगे और उनके साथ पीएम मोदी की मुलाकात भी यहाँ पर संभावित बताई जा रही है। और ये कहा जा सकता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि अब जो इसका समझौते का पार्ट है, जो बातचीत का पार्ट है, वो यहाँ से शुरू होगा। तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिन पर भारत और इजराइल के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनकी समीक्षा की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। लेकिन अगर मैं आज का कार्यक्रम बताऊं तो आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा आज का कार्यक्रम माना जा रहा है। और वहीं पर इजराइल के पक्ष और विपक्ष दोनों सांसद मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी वहां से क्या संदेश देते हैं खासतौर पर इजराइल को लेकर, क्योंकि आप देखिए जब 2017 में आए थे तब से बहुत कुछ दोनों देशों में बदल चुका है, संबंधों को लेकर भी। और उसके बाद इजराइल ने 2023 में जो हमला हुआ था उसका दर्द झेला है। लगभग 1200 से 1500 के बीच में लोगों की इजराइल में मौत हुई थी हमास के आतंकी हमले में। उसके बाद गाजा में जिस तरह से इजराइल और हमास की लड़ाई हुई, उसमें गाजा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। साथ ही साथ इजराइल और लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन था उसके बीच में लड़ाई हुई। तो इजराइल कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ता रहा है साल 2017 के बाद, खासतौर पर 2023 से अब के बीच में। और अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इजराइल के साथ है और बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण है, टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है कि भारत इस एपिसेंटर में है कि वो शांति का संदेश भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, हमने बार बार ये देखा है कि बीते 6 महीनों में चंदन लगातार दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई है। और अभी आपने कहा था कि जो पर्सनल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कई ऐसे खास मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। वो अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो सबसे पहले तो साल 2017 का वो ऐतिहासिक दौरा जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आए थे। उसके बाद साल 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत पहुंचे थे। फिर उसके बाद 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को बधाई दी थी फोन पर बातचीत करके उनके चुनाव जीतने पर। इसके अलावा 24 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर चंद्रयान 3 के सफलता पर बधाई दी थी। साथ ही साथ 10 अक्टूबर 2023 को बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय जो हमला हुआ था इजराइल पर, जो हालात थे, उसकी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई थी। साथ ही साथ 6 जून 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार दोबारा सत्ता में लौटे तीसरी बार, उस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। फिर अगर आप देखिए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा जताया। उसके बाद आप देखिए 13 जून 2025 को 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। ईरान और इजराइल के बीच उस समय तनाव बिल्कुल चरम पर था, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, उस समय बातचीत हुई थी। इसके अलावा गाजा पीस प्लान जो ट्रंप की तरफ से घोषित किया गया था, उसके बाद नेतन्याहू ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, फोन पर बातचीत की थी। इसके साथ ही साथ आप देखिए इस साल 2026 में 7 जनवरी को दोनों नेताओं ने बातचीत की थी और तमाम क्षेत्रीय जो हालात पश्चिम एशिया में बने हुए हैं उस पर चर्चा की थी। तो ये अपने आप में एक पर्सनल केमिस्ट्री ऐसी है जो तमाम मुद्दों पर इजराइल हमेशा भारत को भरोसे में लेता रहा। चाहे आप गाजा पीस प्लान की बात कर लीजिए, जिस बोर्ड का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया गया था। हालांकि अमेरिका की तरफ से भारत को न्योता जरूर दिया गया था, लेकिन भारत उसमें सदस्य के तौर पर शामिल नहीं हुआ, ऑब्जर्वर के तौर पर जरूर उसकी बैठक में भारत गया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब इजरायली संसद को संबोधित करेंगे चंदन, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहां से लोगों को और दुनिया को जानने को मिलेगा। खासतौर पर पश्चिम एशिया के देशों को काफी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से क्या बोलते हैं, क्योंकि बार बार हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों को और मजबूत किया है। ओमान की यात्रा हो, जॉर्डन की यात्रा हो प्रधानमंत्री मोदी की, सऊदी अरब की यात्रा हो, या फिर कतर के साथ संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना हो, और इन सब के बीच में इजराइल की यह यात्रा यह बताता है कि भारत
अपने हितों को आगे रखकर ही पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपनी साख को मजबूत कर रहा है, तो इजराइल के साथ इस दोस्ती को बिल्कुल आगे ले जा रहा है और भारत ये संदेश दे रहा है कि उसके द्विपक्षीय संबंध भारत के अपना फैसला है, अपना हित है। किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल का यह दौरा है। पश्चिम एशिया के तमाम देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज इजराइल पहुंच रहे हैं। चंदन, बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में यहां पर संसद को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली संसद में क्या कहते हैं इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे और यहां उन्होंने स्वागत किया है रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब यहां से रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर में भारत और इजराइल के संबंध अब आगे और किस तरह से मजबूत होते हैं, क्योंकि रक्षा और एग्रीकल्चर से लेकर जो दूसरे तमाम पहलू हैं, कारोबार के पहलू हैं, उनसे हट करके अब मजबूत साझेदारी है, सामरिक साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी है, मजबूत होती चली जा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल लगातार बता रहे थे कि इजराइल जब भी भारत को जरूरत पड़ी है तब हमेशा खड़ा रहा है और ऐसे में ऑल वेदर फ्रेंड की जो परिभाषा होती है उसमें भारत और इजराइल के संबंध बिल्कुल फिट बैठते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से उतरे थे तब की तस्वीर है, मुलाकात हुई, गले लग करके स्वागत किया बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और दूसरी तस्वीर जब दोनों नेता बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे और पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, अगर बात की जाए भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे की तो इसकी अहमियत तब काफी बढ़ जाती है जब पूरी दुनिया में घमासान मचा हुआ नजर आता है और खासतौर पर वेस्ट एशिया, वहां पर अमेरिका की घेराबंदी हो रखी है, अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की हुई है और इजराइल भी एक पार्टी है। और ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना अहम हो जाता है? बहुत अहम दौरा रहेगा ये, क्योंकि इसमें एक जो पूरा रीजनल डायनेमिक्स है और जिसमें खाली ईरान ही शामिल नहीं है। ईरान में जो गल्फ ऑफ हॉर्मज़ का गल्फ है उसकी ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। गाजा में जो चल रहा है उसके लिए गाजा पीस बोर्ड और गाजा फोर्स के लिए जो ट्रंप साहब ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए वो भारत को भी बीच में लाना चाहते हैं, तो ये सब मिला जुला करके रीजनल डायनेमिक्स के तौर पर काफ़ी ये बड़ी इम्पोर्टेंट विजिट बन जाती है। इसके साथ साथ अगर हम अपने एरिया में देखें, हमको भी अपने एरिया में सिक्योरिटी चैलेंजेस है। अभी ऑपरेशन तो होके चुना है, हमको वहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी के तौर पर नॉर्थ से भी और वेस्ट से चैलेंजेस हैं जी। तो उस मामले में भी इजराइल से पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जी गोयल साहब, आज मैं इजरायली राजदूत का जब बयान हम सुन रहे थे तब उसमें उन्होंने कहा था कि वो को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं और को डेवलप करने के लिए तैयार हैं। ये दो शब्द काफी अहम हो जाते हैं कि सिर्फ एक्सचेंज नहीं होगा बल्कि अब साथ साथ मिलकर के साझेदारी करेंगे, हम एक साथ बनाएंगे और एक साथ डेवलप करेंगे। ये बहुत अहम हो जाता है भारत के लिहाज से और को डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी खास तौर पर बड़ी अहम बन जाती है। लेकिन देखिए ऐसा है कि को प्रोडक्शन तो खैर वो तो फिर जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन को डेवलपमेंट में हमेशा टाइम लगता है। खास तौर पर अगर हाई टेक की बात करें हम, तो ये नहीं होता कि आज हमने किचन शुरू कर दिया और शाम को खाना मिल गया, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। तो जब तक कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और जब तक वो प्रोडक्शन शुरू होती है, एक्विजिशन या खरीदारी वही एक माध्यम बन जाता है। तो मेरे ख्याल है इजराइल का भी इस मामले में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा कि जब तक वो को डेवलप और को प्रोडक्शन शुरू होगा तब तक इजराइल हमारे लिए सप्लाई रहेगा। और ये ज़रूर है कि हाँ, बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जो कि हमसे ये टेक्नोलॉजी और साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रांस उनमें से एक रहा है जी, वो तैयार रहे। यूएसए अभी तक तैयार नहीं हो पाया है कि हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करें। पिछले कुछ समय के जो हालात हैं गोयल साहब, ऐसे में रिलायबल पार्टनर्स की तो बहुत कमी है वैश्विक अगर मंच की बात की जाए, और अमेरिका तो शायद उनमें से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आप विशाल पांडे भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो कि यरूशलेम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, यहां से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना समय और लग सकता है अब जिस वेन्यू पर मौजूद है, और वहां आगे अब क्या कुछ इमीडिएट होने जा रहा है?
देखिए चंदन, अब से ये कहा जा सकता है कि 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर भारतीय मूल के कुछ लोग उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद को संबोधित करने जाना है। इस वेन्यू से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर इजरायल की संसद है, जहां पर हम मौजूद हैं। वहां पर काफी भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर भी इजरायल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के द्वारा किया जाएगा। इजरायल के तमाम सांसद वहां मौजूद रहेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों ही सांसद वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के वक्त मौजूद रहेंगे। बीती रात हमने देखा था जो इजरायल के विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इजरायल यात्रा का स्वागत किया था और प्रधानमंत्री मोदी और भारत को इजरायल का सच्चा दोस्त अपने एक पोस्ट में बताया था। यानी इजरायल के जितने भी नेता हैं, पक्ष और विपक्ष, वो एक सुर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत ने साल 2014 के बाद से किस तरह से इजरायल की को खुलकर साथ दिया है, खुलकर उनके मंच पर नजर आ रहे हैं। पहले इजरायल के साथ जो संबंध थे, प्रधानमंत्री यहां पर आने से बचा करते थे, लेकिन साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दौरा कर यह संदेश दिया था कि इजरायल के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध किसी और देशों के साथ उसके संबंध पर कोई असर नहीं डालेगा। बिल्कुल विशाल, आपने जो अहम बात कही है इस पर हमारे साथ गोयल साहब है, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। सर, पहले जो है कहीं ना कहीं इजरायल को एक तरह से अछूत बनाकर माना जाता था, क्योंकि अगर इजरायल के साथ संबंध रखेंगे तो मिडिल ईस्ट के देश जिनसे हम तेल लेते हैं वो नाराज हो सकते हैं, उनसे अच्छे संबंध होते थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से उस कहीं ना कहीं उस नोशन को तोड़ा गया। एक बड़ा देखते हैं बदलाव देख सकते हैं आप कि भाई हम इजरायल के भी साथ अच्छे संबंध रखते हैं और मिडिल ईस्ट के बाकी तमाम देशों के साथ भी। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी एक जो भूमिका रही है वो मिडिल ईस्ट की ये रही है कि मैं देख रहा हूं कि तकरीबन इस सदी के शुरू होने के आसपास से जो गल्फ के मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान वगैरह, इनके जो रिश्ते हैं वो भी इजराइल से पहले से काफ़ी मजबूत हो गए हैं जी। बल्कि सऊदी अरेबिया और तो इजराइल तो वो खुफिया जानकारी भी शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, यूएई की भी होती है। तो एक तरह से जब ये मिडिल ईस्ट के लोगों का, के मुल्कों का इजराइल से रिलेशन अच्छे हुए हैं, तो हमारे लिए ये आसानी हो गई है कि हमारे इजराइल के रिश्तों से उनको कोई दिक्कत नहीं रही अब जी। एक खाली जो दिक्कत रहती है वो तो रहती है पैलेस्टीन जी। तो जब तक ये पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रह जाएगी, एक ना कांटा लगा रहेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि देखिए कि जब तक, और ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इसका हल जल्दी से निकाल लें, तो उसके बाद से फिर कोई रिश्तों में तलखी रहने की गुंजाइश ही नहीं बचती है। बिल्कुल, इन सब के बीच जैसा कि हम बात कर रहे थे विशाल कि ऑल वेदर फ्रेंड और रिलायबल जो पार्टनर्स होते हैं उसमें इजराइल बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे कि गोयल साहब बता रहे थे कि फ्रांस एक जो है रिलायबल पार्टनर है भारत का, और कहीं ना कहीं इजराइल भी उस खांचे में बिल्कुल फिट बैठता है, भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है और रिलायबल पार्टनर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इजराइल और भारत की जो दोस्ती है वो समय की मांग है, और खास तौर पे साल 2014 के बाद से इस दोस्ती को और ज्यादा तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ भारत के संबंधों को प्राथमिकता दी, खुद 2017 में दौरा किया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर इजराइल को आज भारत के साथ देखा जा सकता है। और यही वजह है कि जो डिफेंस डील इजराइल के साथ समय समय पर की जाती है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जाता है कि फ्रांस के बाद इजराइल ही दूसरा ऐसा देश है जो भारत को बहुत ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। तो भारत का बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है इजराइल, और इसी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले। एक बार चंदन मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये वो जगह है जो कि काफी ऐतिहासिक जगह है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहां पर आते हैं तो इसी स्थान पर वो रुका करते हैं। ये यरूशलेम का एक स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कुछ जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो विशाल आप कैमरे से थोड़ा दूर जा रहे हैं, नेटवर्क गायब हो रहा है, और वहां पर चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है तो निश्चित तौर पर जैमर्स भी लगे हुए होंगे, और ऐसे में आप जिस जगह पर खड़े थे वहीं रहें, क्योंकि आवाज अचानक से उसमें क्रैकलिंग स्टार्ट हो गई थी। आप हमें सुन पा रहे हैं विशाल?
विशाल, जैसा कि हमें आशंका थी कि चूंकि बिल्कुल वीवीआईपी इलाका है, वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब तकनीक से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है। हमारे साथ गोयल साहब लगातार बने हुए हैं। गोयल साहब, अगर इमीडिएट बात की जाए भारत और इजराइल के बीच इस दौरे पर कौन कौन से बेनिफिट्स आप भारत के लिए देखते हैं? क्या क्या समझौते ऐसे हैं जिन पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक विजिट रहेगा इस बार का, और 2-3 चीज़ें मैं इमीडिएटली बोल सकता हूँ, और मैं खाली उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जो कि नॉर्मल चीज़ से हट करके ट्रेड वगैरह तो चलता रहेगा। ट्रेड की बात भी है, टेररिज्म की बात भी, वो नॉर्मली होती रहेगी। पहली बात तो ये है कि इस टाइम पर जो मैं पढ़ भी रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, जो आयरन डोम की बात होगी कि हमारा जो सुदर्शन चक्र है जो हम बनाना चाहते हैं अपने ये भारत के ऊपर, उस सुदर्शन चक्र को बनाने में इजराइल की हेल्प और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो एक तो सुदर्शन चक्र या आयरन डोम, उसके बारे में बातचीत होगी, और उस सिलसिले में जो भी डिफेंस एक्विजिशन है, जो भी इक्विपमेंट लेना है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, उस सब की बातचीत बराबर होगी। एक तो दूसरा मैं कहूँगा कि आजकल ट्रेड में खाली ट्रेड नहीं, एफटीए की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे के लिए एश्योरेंस हो जाती है। तो एफटीए की बात भी, तो जिस तरह से यूरोप के साथ एफटीए हुआ है, इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी डील हुई है। उम्मीद यही की जा रही है कि इजराइल के साथ भी हर तरह की यहां जो कारोबारी साझेदारी और आगे बेहतर बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।